हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमने अपना पढ़ना है टॉपिक, वो हमने पढ़ना है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो वहाँ पर डी लिखा है वो है क्या है आपका डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो, आपको पता है कि आपकी क्लासेस वापस से ऑनलाइन हो गई हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके कॉपी पेन से मैं आपके बोर्ड पे आ रही हूँ। होप्सो कि आपको ठीक लगे, समझ में आए चीज़ें। अगर आपको बैक दोबारा वापस पेज और पेन पर आना है तो मुझे बता देना, वरना मैं इस तरीके से आपको थोड़ा सा ट्राई करती हूँ पढ़ाने की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में ये पता होना चाहिए कि जो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है वो आपका आता है IR रीजन में, जब आपकी ट्रांजिशन होती है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर। सेकेंड हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिबिटिंग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या पता होना चाहिए, यानी कि जो आपका सिलेक्शन रूल है एक मॉलिक्यूल के लिए, ताकि आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम आपका नज़र आए। वो किस तरीके से नज़र आएगा कि जो आपकी वाइब्रेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक मॉलिक्यूल की, वो जनरेट हो। और वो कैसे जनरेट होगी? जब उसमें वाइब्रेशन होगी और आपका जो डायपोल के अंदर है वो चेंज आएगा। उसके बाद क्या होगा, वो मॉलिक्यूल अपनी ऑसिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा, जो रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट होगी। अब देखो, इसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मान लीजिए आपका कोई भी इस तरीके का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ कि दिस इज मॉलिक्यूल। अब ये जो है ये आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कब देगा? जब ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट अगर ये करेगा तो ये क्या जनरेट करेगा? अपना वाइब्रेशनल मोशन के अकॉर्डिंग एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? जनरेट। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, क्या करेगा? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। जब ये यहाँ पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो आपकी रेडिएशन है वो क्या करेंगे? इंसिडेंट करेंगे। तो जब ये जो आपकी रेडिएशन है इस पर फॉल करेगी और ये आपस में एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को मैच करके ये मॉलिक्यूल जब फ्रीक्वेंसी को, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, देन आपका ये क्या देगा? आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आपका देगा। अब इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसके पास क्या होना चाहिए? डायपोल होना चाहिए। ये आपकी इसकी नेसेसरी कंडीशन है। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपका जो कंडीशन है मॉलिक्यूल के, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? उसके पास क्या होना चाहिए? डायपोल होना चाहिए। ये आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका परमानेंट हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर टेम्परेरी डायपोल से भी काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ ज़रूरी है। यानी कि अब हमने क्या बताया है, आपके किस तरह के, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एग्जिबिट करेंगे? जिनके पास क्या है? टेम्परेरी डायपोल है, परमानेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डायपोल आपको इंड्यूस कर लेते हैं तो भी क्या वो देंगे? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। अब इसमें एक चीज़ आपकी आती है कि आपके जो होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या होता है? जीरो डायपोल मोमेंट होता है। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? आपकी होमोन्यूक्लियर की बात कर रही हूँ। इनके पास क्या होता है? आपका जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। यानी जो इस तरह के आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो एग्जिबिट नहीं करेंगे। राइट? H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। यानी इस तरीके के होमोन्यूक्लियर जो आपके एटम्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। बट आपके कौन से देंगे? आपके देंगे हेटेरो एटॉमिक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लाइक आपका कौन कौन से हो सकते हैं? एक एग्जांपल दे रही हूँ। लाइक आपका HCl हो गया, तो ये क्या है? आपका हेटेरो एटॉमिक है, मोनोन्यूक्लियर नहीं है आपका, होमोन्यूक्लियर नहीं है, सॉरी आपका। तो ये क्या देगा? आपका टेम्परेरी डायपोल देगा और परमानेंट भी देगा। यानी परमानेंट हो या ना हो, टेम्परेरी होना चाहिए, बस आपका क्या होना चाहिए? डायपोल होना चाहिए। बट होमोन्यूक्लियर जो होंगे डायएटॉमिक, वो आपके
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। यहाँ से ये बात हमें समझ में आई है। अब जो मॉलिक्यूल आपके क्या करेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देंगे आईआर रीजन में, उनको क्या बोलेंगे, आईआर एक्टिव। जो भी मॉलिक्यूल्स आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो देंगे उनको क्या बोलेंगे, आईआर एक्टिव। और जो नहीं देंगे वो कौन से होंगे, आईआर इनएक्टिव। और वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें यहाँ से पता लगेगा। जो आपके ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, आईआर इनएक्टिव, क्योंकि ये क्या है, होमोन्यूक्लियर है। जो आईआर एक्टिव होंगे वो कौन से होंगे, जिनके पास कुछ डायपोल मोमेंट आपका होगा, चाहे वे आपका क्या हो, परमानेंट हो। तो यहाँ तक आपका था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिबिटिंग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब आपका आता है नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ SHO। व्हाट इज SHO? दिस इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक होता है आपका SHM, वो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ये आप कमेंट्स में डिफाइन करेंगे। तो आपका यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेकर चल रहे हैं, जो कि क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। अब देखिए वो क्या करेगा, जब वो ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट यहाँ पर क्या है, वाइब्रेशनल से कनेक्टेड है, ठीक है, वो एक दूसरे के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो जो ऑसिलेट करेगा वो वाइब्रेट करेगा, और वो किस तरीके से करेगा मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक मास लिया है, ठीक है, ये आपका एक मास है, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ली है, और ये क्या कर रहा है, आपका एज एन SHO काम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर काम कर रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम मास को क्या करते हैं, इस साइड आपका खींचते हैं, तो ये क्या करता है, अपनी फोर्स जो आपने यहाँ पर खींचने पर लगाई है, ये अपनी फोर्स को रिस्टोर कर वापस यहाँ पर आ जाता है। देन ये क्या करेगा, जब इधर आएगा तो ये जो आपका जो स्ट्रिंग है, जो कि आपका क्या है, एक कॉइल के फॉर्म में हमने लगाया हुआ है, ये क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड पुश करेगा। तो इसका जो फोर्स है वो क्या करेगा, यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, दोबारा से इसको इधर भेजेगा। एंड देन जब ये अपने, ये क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है आपकी, जैसे आप इसको इधर खींचोगे तो ये क्या करेगा, इधर आने के बाद अपनी पोजीशन पे वापस जाने की कोशिश करेगा। पर ये क्या करेगा, जितना यहाँ पर आएगा ये यहाँ पर भी उतना ही चला जाता है। देन क्या होगा, यहाँ पर जब ये आ जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन आने के लिए, ये क्या करेगा, ऐसे 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 करते करते अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस साइड ये वाला क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है आपका, और ये क्या है, एक्टिंग फोर्स है आपका। तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल लग रहा है वो क्या है, हुक्स लॉ आपका यहाँ पर लग रहा है। अब आपको पता ही होगा, आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हुक्स लॉ क्या होता है, कि जो आपके फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पर क्या है, जो आपकी फोर्स लग रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के। अब ये कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, इज इक्वल टू आपका k लगा देते हैं, और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट ही है, और यहाँ पर एक माइनस साइन आता है। ये माइनस साइन जो होता है आपका, कि किसकी वजह से आता है, आपका रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फोर्स को एक्ट करते हो तो ये क्या जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो उस बैकवर्डनेस के लिए हम एक नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाते हैं। ये क्या है, आपका फोर्स कांस्टेंट है, और माइनस साइन आपका आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला आ गया है हुक्स लॉ का, वो क्या आ गया है, F इज इक्वल टू माइनस kx। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर पढ़ने से पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका ग्राफ देख रहे हैं। ग्राफ में आपका क्या क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी एक तरफ, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो मास है, वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है, आपका इस तरीके से कर रहा है कि पहले वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये क्या है, आपकी जीरो वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो एक बार क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, और वापस क्या कर रहा है, फोर्स रिस्टोर होकर यहाँ पर आकर ये फिर इधर जा रहा है। तो जो आपका कर्व बनता है वो किस तरीके से बनता है, ग्राफ में आपका इस तरीके से बन जाता है। तो ये क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी
देयरफॉर सिंपल हार्मोनिक, जैसे कि आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर निकाल रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, V इज इक्वल टू माइनस एफ dx कर रहे हैं। माइनस किसके लिए, फोर्स के लिए, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। और आपको पता ही है कि kx F इज इक्वल टू माइनस kx आपका पहले से ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर x तक, तो क्या आ जाएगा आपका हाफ ऑफ kx स्क्वायर। तो ये आपकी आ गई है यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ गई है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि हमने वो ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, वो आपने देख लिया है। जो आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, जिसके पास मास है m गिवन, तो उसका जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो क्या आती है आपकी v इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट k बाई m। तो ये जो आती है ये आपकी क्या होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जिसका मास m गिवन है। बट जब हम क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि हम आपको पढ़ रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो उसमें जो मास होता है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है आपका किसी रिड्यूस्ड मास से। क्योंकि डायटोमिक में क्या होगा, आपके दो मासेस होंगे m1 m2, और ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि इस वाले केस में जब भी आप मास लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, रिड्यूस्ड मास आपका लेते हैं। तो यहाँ पर m जो है आपका मास है वो किससे रिप्लेस हो गया, रिड्यूस्ड मास से। तो इक्वेशन आपकी क्या होगी, v इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट k बाई म्यू, और म्यू आपका क्या है, m1 और m2 का कंबाइंड मास, जो कि रिड्यूस्ड होकर हम लिख रहे हैं। इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, अब हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, जो कि आपकी क्या है, हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, वो किससे ले रहे हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जिसमें जो आपकी एनर्जी है, जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं एनर्जी के होते हैं, क्वांटाइज्ड है, और वो क्या होंगे आपकी EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ HV। तो ये क्या है आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन है, जिसमें जो V है आपका वो क्या होगा 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या होती जाएंगी, पुट होती जाएंगी, और V को हम क्या बोल रहे हैं, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, दैट इज V वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो यहाँ से आपकी EV आ गई है। अब इसमें आपको क्या बताया गया है कि जो आपका यहाँ से EV आया है उसका जो आपका एक्सप्रेशन है किसके टर्म्स में हो रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स में आपकी EV जो है डिफाइन की जाती है। तो अगर हमें इसे जूल में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको HC से डिवाइड कर देंगे। तो HC से डिवाइड करो तो आपका क्या बच जाएगा, V बाई में C बच जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया है, यहाँ से फुल एक्सप्रेशन आ गया है, और V बाई C को हम क्या लिखते हैं, W V प्लस 1/2 लिखा होगा आपका WE। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया है यहाँ से। ये क्या होता है, WE को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, V के अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं वो पुट करते रहते हैं। तो वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपकी किस तरीके से आएगी वैल्यू, 0 से पुट करेंगे तो क्या आएगी 1/2 WE, और देन हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो 3/2 एंड सो ऑन 5/2 WE। तो इस तरीके से आपकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो आ जाएंगे। अगर आप इसके एनर्जी लेवल्स बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस तरीके से ये हाफ वाला होगा, ये 3/2 वाला होगा, फिर 5/2 वाला होगा, फिर 7/2 वाला होगा। इस तरीके से आपको बनना जाएगा एनर्जी लेवल डायग्राम, आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए।
और इसमें जो आपका सिलेक्शन रूल लगता है वो कौन सा लगता है, आपका डेल V इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये याद रखेंगे, ये इसका सिलेक्शन रूल है आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। +1 किसके लिए आता है, एब्जॉर्प्शन के लिए, -1 किसके लिए आता है, एमिशन के लिए। इसके बाद आपका ए हार्मोनिक एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर आता है, वो वाला जो आपका पूरा का पूरा आर्टिकल है वो आप खुद पढ़ेंगे, ये वाला मैंने करवा दिया है, सिमिलर ही है, उसी के जैसा ही है। इक्वेशन में जस्ट आपका कुछ एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होएगा और कुछ भी नहीं है, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसके बाद आपका वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगी। थैंक यू वेरी मच।